सुपर आर्यन एपिसोड 116 से लेकर 120 तक। मुखिया की बातों से ऐसा लग रहा था कि लूटपाट में पूरा गांव शामिल था। उस बुजुर्ग औरत से बात करने के बाद मुखिया अपने एक आदमी से बोला, अपने सभी आदमी को इकट्ठा करो, हम आज पूरे पुशांग गांव को तबाह कर देंगे। मुखिया की बात सुनते ही गांव के सभी मर्द एक साथ बोले, मुखिया जी हम भी जाएंगे आपके साथ उस पुशांग गांव को तबाह करने। सभी के अपने अपने हथियार निकाल लिए थे। इतने देर में मुखिया के सभी आदमी आ गए थे, जिसकी संख्या 100 के करीब थी। वही गांव वालों को मिला लिया जाए तो 500 के करीब पहुंच चुका था। मुखिया अपनी सेना देखकर खुशी से बोला, आज हम पुशांग गांव को शमशान बना देंगे। इतना बोलकर मुखिया अपने घोड़े पर चढ़ गया और नकाब पहन लिया। मुखिया के पीछे पीछे सभी घोड़े पर चढ़ गए और नकाब पहन लिया और निकल पड़े पुशांग गांव की तरफ। सभी की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और उसके साथी पुशांग गांव में बैठे होने वाली लड़ाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां मुखिया आया और बोला, युवराज हमें सूचना मिली है कि हस्ती गांव का मुखिया 500 लोगों के साथ पुशांग गांव आ रहा है। मुखिया की बात सुनकर आर्यन और उसके साथियों को आश्चर्य हुआ। कार्तिक बोला, मुखिया जी क्या पूरा गांव आ रहा है हमसे लड़ने? हाँ ऐसा कह सकते हैं कि पूरा गांव आ रहा है लड़ने, मुखिया ने कहा। मुखिया की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, लगता है पूरा हस्ती गांव ही लुटेरा बन गया है। अब तक हमें लग रहा था कि सिर्फ मुखिया के कारण ये सब हो रहा है, जो गांव के लोगों को बहला फुसला कर लुटेरा बना रहा है। लेकिन गांव वालों की इस हरकत से पता चल रहा है कि पूरा गांव लुटेरों के साथ मिला हुआ है। आर्यन की बात सुनकर धनंजय बोला, सही बोल रहे हो रुद्र, लेकिन ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर उनका मकसद क्या है? जो भी पता लगा लेंगे, आने दो, उन्हें देखते हैं कितना क्षमता है इन लुटेरों में, अयान बोला। वही पूरा पुशांग गांव डर के साए में था। जब से उन्हें मालूम चला था कि 500 लुटेरे उन पर हमला करने आ रहे हैं, गांव वालों को डरते देखकर आर्यन उन सब के पास गया और बोला, आप लोग डरना बंद कीजिए। डरने से क्या होगा, एक हस्ती गांव है। जिस गांव के लुटेरे आज पहली बार किसी गांव में मरे हैं, तो पूरे गांव ने हथियार उठा लिया। लेकिन एक आप लोग हैं जिसके गांव की बेटी को कोई जबरदस्ती उठा ले जाने आया और आप सब मूक दर्शक बने रहे हैं। वो लोग 50 थे। अगर पूरा गांव एक होकर हमला करता तो क्या उनमें हिम्मत होती किसी गांव की तरफ नजर उठाकर देखने की? आर्यन की बात सुनकर सभी लोगों का सर नीचे झुक गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक बुजुर्ग सामने आया और बोला, बेटा जब पहली बार लुटेरे आए थे तो हमने लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम हार गए। हमारे कई लोग मारे गए, उन सबकी शक्ति के सामने हम टिक नहीं पाए। उस बुजुर्ग की बात सुनकर आर्यन बोला, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आप सब तैयार नहीं थे और वो सब पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगर उसी दिन के बाद से आप लोग लुटेरों से लड़ने की तैयारी शुरू कर देते तो उन लुटेरों को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने हथियार डालना उचित समझा, जिसके कारण आज ये नौबत आ गई है कि उनकी नज़रों में आपके गांव का सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। आर्यन की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं बोला। तभी गांव का मुखिया बोला, सही बोल रहे हो रुद्र, ये सब हमारी ही गलती है। अगर हम समय पर खुद को तैयार कर लेते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अपनी पुरानी गलती को सुधारेंगे और इस बार लड़ेंगे। क्यों गाँव वालों, क्या कहते हो? मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हम लड़ेंगे। आज हम उन लुटेरों को इस गांव से जिंदा नहीं जाने देंगे। गांव वालों को जोश में देखकर आर्यन खुश हो गया और बोला, आप सबका यही जोश काफी है उन लुटेरों का हराने के लिए, लेकिन जब तक मैं बाहर निकलने के लिए नहीं कहूँ कोई बाहर नहीं आएगा। आर्यन की बात सुनकर सभी गांव वाले सहमत हो गए। उसके बाद आर्यन अपने साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, राज्य का सैन्य चौकी यहाँ से कितना दूर है? आर्यन की बात सुनकर कार्तिक बोला, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर है सैन्य चौकी। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन ने अपने पास से एक पेपर निकाला और जिस पर पहले से कौशाम्बी राज्य का मुहर लगा हुआ था। आर्यन ने उस पेपर पर कुछ लिखा और उस पेपर को कार्तिक को देते हुए बोला, भूतेशी आदेश पत्र पकड़ो और ब्लैकी के साथ सीमा चौकी जाओ और वहां से कुछ सैनिक ले लाओ। आर्यन के हाथ से आदेश पत्र लेते हुए कार्तिक बोला, ठीक है रुद्र, मैं अभी निकलता हूँ, चलो ब्लैकी। कार्तिक की बात सुनते ही ब्लैकी ने अपना चीते वाला रूप ले लिए, जिसके बाद कार्तिक उस पर बैठ गया। कार्तिक के बैठते ही ब्लैकी हवा में उड़ गया। उसके बाद आर्यन ने एक और कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा और उस कागज को सुशर्मा को देते हुए बोला, ये लो आदेश पत्र और इसे इस क्षेत्र के सामंत को दे देना और उन्हें जल्दी से यहाँ पहुँचने के लिए बोलना। कौशाम्बी राज्य के अधीन 10 क्षेत्र आते थे और हर क्षेत्र पर एक अधिकारी शासन करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। जिस वक्त आर्यन जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र के सामंत का नाम था सामंत विराज और क्षेत्र का नाम था कुसुमगढ़। सुशर्मा ने आर्यन से आदेश पत्र ले लिया और अपना घोड़ा लेकर निकल गया सामंत विराज के घर की तरफ। सुशर्मा कर जाने के बाद धनंजय आर्यन के पास आया और बोला, रुद्र तुमने दोनों को क्यों भेजा? अभी हमें उनकी आवश्यकता थी। धनंजय की बात सुनकर आर्यन बोला, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं सभी लुटेरों को बंदी बनाने का सोच रहा हूँ। आर्यन धनंजय से बात कर ही रहा था
तभी सभी को एक साथ बहुत सारे घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई थी, जिसे सुनकर सब समझ गए कि लुटेरे आ गए हैं। सभी लुटेरे सीधे मुखिया के घर के पास आ गए। आते ही लुटेरों का सरदार बोला, पुशान गांव के मुखिया सामने आओ, आज मैं इस गांव में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार ने इतना बोला ही था कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम्हारे लोगों को गांव वालों ने नहीं, मैंने मारा है। जब सरदार ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे वहां 3 लड़के दिखाई दिए। वो तीनों आर्यन और उसके साथी थे और उसके बगल में सरदार का बेटा घुटने पर बैठा हुआ था, उसके हाथ बंधे हुए थे। अपने बेटे की हालत को देखकर सरदार गुस्से में बोला, लड़के मेरे बेटे को छोड़ दे वरना मैं तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे परिवार वाले गिन नहीं पाएंगे। सरदार की बातों को सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, लगता है इस धमकी देने का अभ्यास बचपन से तुम सब करते हो क्या? तुम्हारा बेटा और तुम्हारे साथी लुटेरे भी इसी तरह की धमकी का प्रयोग करते हैं। आर्यन का बेखौफ अंदाज देखकर सरदार शेर सिंह एक पल सोच में पड़ गया और कुछ सोचते हुए बोला, तुम सब हो कौन? पहले तो कभी तुम सबको इस गांव में नहीं देखा। मेरा परिचय भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम सब अपने हथियार डाल दो और घुटने पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम सब क्या होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सरदार शेर सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो लाल आंखों से आर्यन को घूरते हुए बोला, तू मुझे घुटने पर बैठाएगा? तू अभी जानता नहीं मेरी ताकत को। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं तो घुटने पर बैठ जा और मेरे बेटे को छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैं इस गांव के हर एक नागरिक को मार दूंगा। शेर सिंह की बात सुनकर आर्यन शेर सिंह को देखते हुए बोला, पहले तुम हमसे तो निपट लो, उसके बाद गाँव वालों को खत्म करना। इतना बोलकर आर्यन ने अपना धनुष बाहर निकाल लिया। ये देखकर लुटेरों ने भी अपने अपने हथियार निकाल लिए और आर्यन की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये देखकर धनंजय और विराट ने भी अपने अपने तलवार निकाल लिए। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और एक तीर का संधान किया और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही आर्यन के तीर में सप्तरंगी चमक आ गई, जिसे देखकर सभी लुटेरों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यन की इस शक्ति को गाँव वाले भी देख रहे थे, जो छुपकर आर्यन के इशारे का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने अपने तीर में पाश शक्ति और सहस्त्र शक्ति का प्रयोग किया था। जैसे ही हमला तैयार हुआ, आर्यन ने उस तीर को लुटेरे जहां खड़े थे वहां आसमान की तरफ छोड़ दिया। आर्यन के तीर छोड़ते ही आर्यन का तीर सीधे आसमान की तरफ गया और एक विस्फोट हुआ। उसके बाद उस विस्फोट से सप्तरंगी ऊर्जा लुटेरों पर गिरने लगी और बांधने लगी। ये सब देखकर लुटेरों के साथ साथ गांव वालों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा हमला उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। धनंजय और विराट भी आर्यन के उस हमले को आश्चर्य में देख रहा था। कुछ ही पल में लुटेरों की पूरी फौज पाश में बंध चुकी थी। लाख कोशिश के बाद भी वो सब छूट नहीं पा रहे थे। सभी लुटेरे अभी भी घोड़े पर बैठे हुए थे। ये देखकर आर्यन ने जमीन पर एक मुक्का मारा, जिससे शक्ति की लहर उठती हुई घोड़ों के पास गई। उस लहर को देखकर सभी घोड़े डर गए और उछलने लगे, जिसके कारण सभी लुटेरे जमीन पर गिर गए। एक तरफ आर्यन ने सभी लुटेरों को बंदी बना लिया था, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक सीमा चौकी पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसने एक सैनिक को आदेश पत्र दिखाया और बोला, मुझे यहाँ के सेनानायक से मिलना है। उस सैनिक ने आदेश पत्र पर राज्य का राजकीय मोहर को देखकर कार्तिक को सीधे उस चौकी के सेनानायक के कमरे की तरफ ले गया। कमरे के पास पहुंचकर सैनिक कार्तिक को कुछ समय बाहर ही रुकने के लिए बोला और अंदर चला गया। कमरे में एक व्यक्ति बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसने सैनिक तो आते हुए देखा और बोला, तुम यहाँ कोई काम था? जी सेनानायक, एक लड़का आया है जिसके पास महाराज का आदेश पत्र है, वो आपसे मिलना चाहता है, सैनिक बोला। सैनिक की बात सुनकर सेनानायक हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, क्या कहा तुमने? महाराज का आदेश पत्र तुमने सही से देखा तो है न? जी सेनानायक, उस पत्र पर राजकीय मोहर लगा हुआ था, सैनिक ने कहा। सैनिक की बात सुनकर सेनानायक बोला, ठीक है, बुलाओ उसे। सेनानायक का आदेश मिलते ही सैनिक बाहर चला गया और बाहर जाकर कार्तिक से बोला, सेनानायक बुला रहे हैं। उस सैनिक की बात सुनते ही कार्तिक कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाते ही कार्तिक ने सबसे पहले आदेश पत्र सेनानायक को दिया और बोला, ये आदेश पत्र युवराज आर्यन ने दिया है। आर्यन के युवराज बनने की खबर अब तक फैल चुकी थी, इसलिए सेनानायक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने आदेश पत्र खोलकर पढ़ने लगा। आदेश पत्र पढ़ने के बाद उसने कार्तिक से बोला, युवराज इसी इलाके में है और हमें पता नहीं चला। इतना बोलकर कार्तिक के कुछ बोलने से पहले सेनानायक ने एक घंटी बजाई और जिससे एक सैनिक अंदर आया। उसके आते ही सेनानायक बोला, उप सेनानायक को भेजो। सैनिक के जाने के बाद सेनानायक कार्तिक से बोला, कब से युवराज इस क्षेत्र में है? 2 दिन से, कार्तिक ने जवाब दिया। युवराज 2 दिन से यहाँ है और किसी को भी नहीं पता कि युवराज आए हुए हैं। क्या सामंत विराज को पता है? सेनानायक ने कहा। नहीं, उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन शायद अब पता चल जाएगा, कार्तिक बोला। आखिर आर्यन ने लुटेरों को बंदी क्यों बनाया? एपिसोड 117। कार्तिक सैन्य चौकी से सेना की एक टुकड़ी लेकर निकल चुका था। वही सुशर्मा भी तेज गति से सामंत विराज के हवेली के पास पहुंच चुका था। सामंत की हवेली के द्वार पे पहुंचकर सुशर्मा ने द्वार पर खड़े सैनिक से कहा, हमें सामंत विराज से मिलना है। युवराज आर्यन का संदेश लेकर आया हूँ।
सुशर्मा की बात सुनकर सैनिक ने सुशर्मा को ऊपर से नीचे तक एक बार देखा और बोला, यही रुको, सामंत विराज को बताकर आता हूँ। इतना बोलकर वो सैनिक घर के अंदर चला गया और कुछ देर लौटा और बोला, सामंत बुला रहे हैं तुम्हें सभा में। इतना बोलकर सैनिक आगे आगे चलने लगा और सुशर्मा उसके पीछे पीछे। कुछ ही समय में दोनों एक हॉल में पहुंच गए जहां पहले से कई लोग बैठे थे। वही मुख्य आसन पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था, जिसके बगल में एक तलवार रखी हुई थी। वो आसपास बैठे लोगों से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर आ रहे सुशर्मा पर पड़ी। सुशर्मा को देखकर सामंत विराज ने कहा, तो तुम हो जिसे युवराज ने भेजा है, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हें युवराज ने भेजा है? सामंत विराज की बात को सुनकर सुशर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पास से आर्यन का दिया हुआ आदेश पत्र निकालकर सामंत विराज की तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये है प्रमाण, युवराज आर्यन का आदेश पत्र। जैसे ही सब ने सुना कि सुशर्मा के हाथों में युवराज का आदेश पत्र है, तो सब आदेश पत्र को देखने लगे। वही सामंत विराज ने जल्दी से आदेश पत्र लिया और उसे देखने लगे। जब उन्हें पत्र पर राजकीय मोहर लगा हुआ दिखा तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये पत्र युवराज का है। जब सामंत को विश्वास हो गया कि पत्र आर्यन का है, उसके बाद उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र पढ़ते ही सामंत विराज अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही बाकी लोग भी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सामंत विराज सुशर्मा की तरफ देखते हुए बोले, युवराज आर्यन कुसुमगढ़ क्षेत्र में कब से है? आर्यन के कुसुमगढ़ क्षेत्र में होने की खबर सुनकर सामंत के आसपास बैठे लोग भी चौंक गए। सभी को चौंकते देखकर सुशर्मा बोला, युवराज को इस क्षेत्र के लुटेरों के बारे में पता चला था, उसी कारण से वो इस क्षेत्र में आए हैं। अब तक तो सभी लुटेरों को युवराज ने बंदी बना लिया होगा। सुशर्मा की बात सुनते ही सामंत विराज कुछ सोच में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और उससे पुशांग गांव चलने की तैयारी करने को कहा। सैनिक को आदेश देने के बाद सामंत विराज सुशर्मा से बोले, तुम कुछ समय विश्राम करो, हम कुछ समय में निकलते हैं। सामंत की बात सुनकर सुशर्मा ने सहमति जता दी। उसके सहमति जताते ही वहां एक दासी आई और सुशर्मा को ले गई। वहीं दूसरी तरफ आर्यन बंदी बन चुके लुटेरों के सामने खड़ा था। स्वयं को बंधन में देखकर सभी लुटेरों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उनके लाख कोशिश करने के बाद भी आर्यन का पाश टूट नहीं रहा था। शेर सिंह आश्चर्य में आर्यन को देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 16 साल के लड़के ने उसे बंदी बना लिया है। सभी गांव वाले भी आश्चर्य में आर्यन को देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी लड़के ने लुटेरों की पूरी सेना को अपने एक ही हमले से बंदी बना लिया। शेर सिंह आर्यन को गुस्से में घूरते हुए बोला, आखिर तू कौन है? लड़के और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? शेर सिंह की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या दुश्मनी है? तुम इस राज्य में लूटपाट मचा रहे हो और इस राज्य के युवराज से पूछ रहे हो कि क्या दुश्मनी है। युवराज शब्द सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। गांव वाले तो पुशांग गांव के मुखिया की तरफ देखते, अपने गांव के लोगों को अपनी तरफ देखते देखकर मुखिया समझ गया कि वो सब क्या जानना चाहते हैं, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। मुखिया को सहमत होते देखकर पूरा गांव आर्यन के सामने घुटने पर बैठकर आर्यन के नाम का जयकारा लगाने लगा। वही शेर सिंह तो अभी भी सदमे में था। उसने आर्यन से पूछा, तुम कहाँ के युवराज हो? शेर सिंह की बात सुनकर आर्यन कुछ जवाब देता उससे पहले धनंजय बोला, अरे मूर्ख, अगर ये कौशाम्बी राज्य है तो ये यही के युवराज हुए न? ये है युवराज आर्यन राठौर। आर्यन का परिचय मिलते ही सभी लुटेरों के चेहरे पर डर का भाव और गंभीर हो गया। शेर सिंह डरते हुए बोला, क्या तुम सच में युवराज आर्यन हो? शेर सिंह को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने युवराज आर्यन खड़ा है। जब उसने देखा कि आर्यन उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा है, तब उसे विश्वास हो गया कि ये युवराज आर्यन ही है। विश्वास होने के बाद शेर सिंह मन ही मन बोला, पर यह कैसे संभव है? मुझे जो सूचना मिली थी उसके अनुसार युवराज कल आने वाले हैं, लेकिन ये तो 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँच गए। क्या हमें गलत सूचना दी गई थी? शेर सिंह के मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे। शेर सिंह को सोचते देखकर आर्यन बोला, क्या सोच रहे हो शेर सिंह? क्या तुम्हें जो सूचना मिली थी वो गलत साबित हुई? आर्यन का सवाल सुनकर शेर सिंह सन रह गया और हकलाते हुए बोला, कैसी सूचना? हमें कोई सूचना नहीं मिली है। शेर सिंह को हकलाते देखकर आर्यन हंसने लगा और बोला, शेर सिंह हकला क्यों रहे हो? ऐसा तो वही करता है जो कुछ छुपाने की कोशिश करता है। आर्यन की बात सुनकर शेर सिंह ने हकलाना बंद किया और बोला, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। शेर सिंह की बात सुनकर आर्यन थोड़ा गुस्से में बोला, देखो शेर सिंह, अगर तुमने सच नहीं बताया कि तुम्हें राजधानी की सूचना कहाँ से मिलती है तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। तुम ऐसे कैसे मार सकते हो किसी को? आखिर तुम एक युवराज हो, हम सब तुम्हारी प्रजा, शेर सिंह ने कहा। शेर सिंह की बात सुनकर आर्यन को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। आर्यन को हंसते देखकर शेर सिंह और उसके साथियों को डर लगने लगा। कुछ देर तक हंसने के बाद आर्यन बोला, देखो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने सच बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे की जिंदगी ऐसी बना दूंगा कि इसे जिंदगी से बेहतर मौत लगेगी। आर्यन की बात सुनकर शमशेर डर गया और वो डरते हुए बोला, पिताजी सच बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा, मुझे भयानक मौत नहीं चाहिए।
अपने बेटे की बात सुनकर शेर सिंह लाचार महसूस करने लगा। एक तरफ उसका लालच था, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा, वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो क्या करे। उसके सभी आदमी उसी की ओर देख रहे थे। तभी शेर सिंह ने अपने बगल में बंधे लुटेरे की तरफ देखा, जो उसका खास आदमी सत्तू था। वो भी शेर सिंह को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र ऐसी थी जैसे वो शेर सिंह को आदेश दे रहा हो। शेर सिंह ने उसके नज़रों को अनदेखा किया और बोला, मैं सब कुछ बताता हूँ। शेर सिंह की बात सुनते ही सत्तू बोल पड़ा, शेर सिंह तुम हमारे खिलाफ जाओगे, जानते हो न इसका क्या अंजाम होगा। सत्तू की बात सुनकर सभी लुटेरे शौक हो गए। जब से वो सत्तू को जानते थे, सत्तू ने इस तरह उनके मुखिया से ऐसे बात नहीं की थी, लेकिन आज सत्तू ऐसे बात कर रहा था जैसे वो शेर सिंह को आदेश दे रहा हो। सभी की नज़र सत्तू और शेर सिंह पर ही थी। सभी की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए शेर सिंह ने बोलना शुरू किया, मैं ये सब पंचंगा राज्य के लिए कर रहा हूँ। ये सत्तू पंचंगा राज्य का एक अधिकारी है। शेर सिंह की बात सुनकर आर्यन और धनंजय को गुस्सा आ गया। वही हस्ती गांव के सभी लोग हैं रानी में शेर सिंह को देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। आर्यन गुस्सा में शेर सिंह को देखते हुए बोला, तुमने कौशाम्बी राज्य से गद्दारी की, आखिर पंचंगा राज्य ने तुम्हें क्या लालच दिया था। आर्यन जब ये बोल रहा था तब उसके आंखों में आग जल रहा था। आर्यन के गुस्से को देखकर सभी डर गए। हस्ती गांव के सभी लोग डरते हुए एक साथ बोलने लगे, युवराज हमें नहीं मालूम था कि मुखिया पंचंगा राज्य के लिए काम करते हैं। हम लुटेरे जरूर है, लेकिन गद्दार नहीं। आज तक हमने राज्य के किसी भी योद्धा को नहीं मारा है। तू सबको पता है। आज तक जितने भी सैनिक तुम सबको पकड़ने आए, ज्यादातर मारे गए, आर्यन ने गुस्से में कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी लुटेरे आर्यन को आश्चर्य में देखने लगे। ऐसा लग रहा था उन्हें आर्यन की बातों पर विश्वास नहीं है। वही शेर सिंह और सत्तू अपनी नजर छुपा रहे थे। सभी लुटेरों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक लुटेरा खड़ा हुआ जिसकी उम्र शेर सिंह के ही बराबर थी। वो बोला, युवराज हम सब सच बोल रहे हैं। आज तक हमने किसी सैनिक को नहीं मारा, हम सिर्फ उन्हें घायल करके छोड़ देते थे और हम खुद वहां से भाग जाते थे। हमने किसी सैनिक को नहीं मारा है। उस लुटेरे के बोलने के बाद सभी लुटेरों ने समर्थन किया उस लुटेरों की बात का, सिवाय शेर सिंह और सत्तू के। ये देखकर आर्यन समझ गया कि माजरा क्या है। आर्यन गुस्से में शेर सिंह से बोला, शेर जल्दी से बोलना शुरू करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आर्यन के गुस्से को देखकर शेर सिंह ने बोलना शुरू किया, उन सैनिकों को हमने मारा था जब वो सब घायल थे, वो तो हम जांच चुके हैं। तुम ये बताओ कि किस लालच में आकर तुमने ये सब किया, आखिर क्या लालच दिया था पंचंगा ने तुम्हें। आर्यन गुस्से में बोला। आर्यन के गुस्से को देखकर शेर सिंह एक पल के लिए डर गया और डरते हुए बोला, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र का सामंत बनाने का वादा किया था जब वो हमारी सहायता से इस क्षेत्र को जीत लेते। शेर सिंह की बात सुनकर धनंजय आगे बढ़ा और उसे एक लात मारते हुए बोला, गद्दार तुमने सामंत बनने के लिए अपने राज्य के साथ गद्दारी की। सभी लुटेरे भी शेर सिंह को गुस्से में देख रहे थे। इस वक्त शेर सिंह किसी के भी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो कुछ ज्यादा ही डर गया था। पुशांग गांव के लोग भी शेर सिंह को गुस्से में देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस लूट के पीछे इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। सभी शेर सिंह को गुस्से में देख ही रहे थे। तभी सभी को घोड़ों के आने की आहट सुनाई दी। सभी आवाज की दिशा में देखने लगे। तभी सबके सामने आसमान से ब्लैकी नीचे उतरा, जिस पर कार्तिक बैठा हुआ था। उसी वक्त कुछ लोग जो कौशाम्बी राज्य के सैनिक के कपड़े में थे वो सामने आए। उनकी संख्या करीब 30 थी। उन सैनिकों में सबसे आगे उपसेनानायक चल रहा था। कार्तिक ब्लैकी से उतरकर नीचे आया। उसके बाद वो आर्यन के पास गया और बोला, युवराज सेना का गई। कार्तिक को एक लड़के को युवराज बोलते देख उपसेनानायक आर्यन के सामने आया और घुटने पर बैठ गया। अपने उपसेनानायक को घुटने पर बैठते देखकर बाकी सैनिक भी घुटने पर बैठ गए। ये देखकर आर्यन बोला, उठ जाइए आप सब। आर्यन के इतना कहते ही सभी सैनिक उठ गए। उसके बाद उपसेनानायक आर्यन के पास गया और बोला, युवराज मैं इस सेना का उपसेनानायक हूँ, क्या आदेश है मेरे लिए? एक काम करो, ये जो लुटेरों में जो सबसे आगे खड़ा है उसे सबसे अलग करके कैद कर लो, आर्यन ने कहा। आर्यन का आदेश मिलते ही उपसेनानायक ने सैनिकों की तरफ इशारा किया। उपसेनानायक का इशारा मिलते ही सैनिकों ने शेर सिंह और सत्तू को अलग कर दिया। उसके बाद कैद कर लिया। दोनों को अलग करने के बाद आर्यन ने अपना धनुष निकाला। आखिर आर्यन ने शेर सिंह और सत्तू को अलग करने के बाद अपना धनुष क्यों निकाला? एपिसोड 118। शेर सिंह और सत्तू को अलग करने के बाद आर्यन ने अपने धनुष पर तीर का संधान किया और उसे आसमान की दिशा में छोड़ दिया। कुछ ही पल में आसमान में एक धमाका हुआ और सभी लुटेरों में सप्तरंगी ऊर्जा की बरसात हुई। सप्तरंगी ऊर्जा की बरसात होते ही सभी लुटेरे आर्यन के पास से मुक्त हो गए। शेर सिंह और सत्तू को छोड़कर लुटेरों को मुक्त होते देखकर धनंजय आर्यन से बोला, युवराज आपने इन सबको मुक्त क्यों कर दिया? धनंजय की बात सुनकर आर्यन बोला, ये सब वो लोग हैं जिन्हें मार्ग भटकाया गया था। इस कारण उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए एक मौका देना जरूरी है। ऐसे ही सबको सजा नहीं दे सकते हैं।
आर्यन की बात सुनकर सभी लुटेरे घुटने पर बैठ गए और आर्यन का धन्यवाद करने लगे। उन सब के आंखों में आंसू थे जो उनके पश्चाताप की निशानी थी। सभी लुटेरों को समझ आ गया था कि मुखिया ने उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। धीरे धीरे लुटेरों के बंदी होने की खबर आसपास के सभी गांव में फैल गई। सभी को यह भी पता चल गया कि उन लुटेरों को बंदी खुद युवराज आर्यन ने बनाया है। सभी बहुत खुश थे और पुशांग गांव की तरफ निकल गए थे। कुछ ही समय में पुशांग गांव में लोगों की भीड़ लग चुकी थी। सभी की नज़र आर्यन पर ही थी। सभी ग्रामवासी आपस में बात कर रहे थे, लगता है हमारे राज्य का भविष्य उज्जवल है। देखो, कुछ दिन पहले ही युवराज आए हैं और आते ही लुटेरों की समस्या का अंत कर दिया। हमारे युवराज बहुत शक्तिशाली लगते हैं। आर्यन चुपचाप सबको देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। सभी लोग आर्यन के बारे में बात कर ही रहे थे कि लोगों को घोड़ों के आने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा कि एक काफिला उनकी तरफ आ रही है। धीरे धीरे को काफिला लोगों के बीच आ पहुंची, जिसमें सबसे आगे सामंत विराज और सुशर्मा अपने घोड़े पर बैठा हुआ था। सुशर्मा अपने घोड़े से उतरा, उसके पीछे पीछे विराज भी अपने घोड़े से उतर गए। सुशर्मा विराज को लेकर आर्यन के पास गया और बोला, युवराज ये है सामंत विराज। सुशर्मा की बात सुनकर सामंत विराज ने आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, युवराज की जय हो। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ युवराज, लेकिन आपने आने की खबर नहीं दी युवराज। सामंत की बात सुनकर आर्यन बोला, अगर आने की खबर दे देता हो ये सब पकड़े थोड़े ही जाते, कहीं छुप जाते। आपके कहने का क्या मतलब है युवराज? सामंत थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, मतलब ये कि इनके गुप्तचर हर जगह है। आर्यन ने कहा, लेकिन ये कैसे संभव है युवराज? कुछ मामूली लुटेरे के गुप्तचर हमारे बीच कैसे हो सकते हैं? सामंत बोला। सामंत की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, आपको क्या लगता है सामंत विराज, ये सब कोई मामूली लुटेरे हैं? नहीं सामंत, इनके गुप्तचर तो राजधानी में भी है। वहां से जैसे ही मैं निकला इन्हें मालूम हो गया कि मैं आने वाला हूँ। अगर मैं समय से पहले नहीं पहुंचा होता तो इनको पकड़ना मुश्किल होता। आर्यन की बात सुनकर सामंत हक्का बक्का रह गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो मामूली लुटेरे समझ रहे थे उन लुटेरों के गुप्तचर राजधानी में भी होंगे। वो तो आंखें फाड़े लुटेरों को देखे जा रहा था। आर्यन कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, आप जानते हैं ये सब किसके लिए काम करते थे और क्यों? नहीं, किसके लिए? सामंत बोला, हस्ती गांव के मुखिया और ये हस्ती गांव का मुखिया पंचंगा के लिए काम करता था। पंचंगा ने इसे लालच दिया था कि अगर वो ये क्षेत्र जीत लेता है तो पंचंगा राज्य इस मुखिया को इस क्षेत्र का सामंत बना देगा। इसकी नजर आपकी गद्दी पर थी सामंत विराज, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सामंत गुस्से में शेर सिंह की तरफ देख रहा था। आखिर हो क्यों न गुस्सा, हर किसी को अपनी गद्दी प्यारी होती है। कुछ देर तक शेर सिंह को घूरने के बाद सामंत बोला, हमारे लिए क्या आदेश है युवराज? आप इन लुटेरों को इनके गांव लेकर जाइए, सिवाय शेर सिंह, शमशेर सिंह और इस सत्तू के। वहां जाकर आप मुखिया के घर की जांच करवाए और इसके घर के लूट का जो भी सामान मिले उसमें से आधा उन लोगों के परिवार में बांट दीजिए जो कल मेरे हाथों मरे हैं, और बाकी बचे धन को इन 6 गांव के विकास में लगा दीजिए। आर्यन ने कहा, ठीक है युवराज, ऐसा ही होगा। लेकिन युवराज, इन लुटेरों का क्या करना है? सामंत बोला, ये सब भ्रमित किए हुए लोग हैं, इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। इन्हें छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस हस्ती गांव पर नजर जरूर रखिएगा। आर्यन ने कहा, ठीक है युवराज, आपके आदेश का पालन होगा। सामंत ने कहा। सामंत से बात करने के बाद आर्यन लुटेरों की तरफ मुड़ा और बोला, मैं तुम सबको एक अवसर दे रहा हूँ, लेकिन भविष्य में तुम सब ने लूटपाट की तो उसके बाद मैं जो भी करूंगा उसके उत्तरदायी तुम सब खुद होंगे। और एक बात, तुम सब अपने गाँव लौटने के बाद सबको सच्चाई बताओगे ताकि भविष्य में कोई भी पंचंगा के छलावे में नहीं आए। ठीक है युवराज, हम वादा करते हैं, आपने जो कहा है वैसा ही करेंगे, सभी लुटेरों ने कहा। लुटेरों से बात करने के बाद आर्यन सामंत विराज से बोला, सामंत विराज, आप अपने लोगों के साथ हस्ती गांव निकलिए और मैं आपकी हवेली की तरफ जाता हूं। हस्ती गांव का कार्य खत्म करके हवेली पहुंचिए, वहीं मिलेंगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है युवराज, मैं आपके साथ अपना एक आदमी भेज देता हूं जो आपको हवेली ले जाएगा। इतना बोलकर सामंत अपने एक आदमी की तरफ देखा और बोला, रजित, तुम युवराज के साथ जाओ और उनका ख्याल रखना, याद रहे उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सामंत से बात करने के बाद आर्यन सेना के उप सेनानायक की तरफ देखता है और बोलता है, इन तीनों लुटेरों को सामंत के यहाँ ले चलो, उसके बाद हम राजधानी जाएंगे। आर्यन की बात सुनकर उप सेनानायक सहमति में सिर हिला देता हूँ और अपने सैनिकों की तरफ इशारा करता है। जैसे ही सैनिकों को इशारा मिलता है वो शेर सिंह और उसके बेटे के साथ साथ सत्तू को जेलनुमा घोड़ा गाड़ी में डाल देता है जो उन लोगों ने अपने साथ लाया था। वही सामंत विराज बाकी लुटेरों के साथ हस्ती गांव की तरफ निकल जाता है। वही आर्यन पुशांग गांव से विदा लेकर सामंत की हवेली की तरफ निकल जाता है। रास्तों में जो भी आर्यन को देखता घुटने पर बैठकर प्रणाम करता और उसके नाम का जयकारा लगाता। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज से लुटेरों का आतंक खत्म हो चुका था।
कुछ घंटों के सफर के बाद आर्यन सामंत की हवेली पहुंच चुका था। सामंत की पत्नी लता, बेटी किशोरी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और बेटा किशोर आर्यन का इंतजार हवेली के द्वार पर ही कर रहे थे। सामंत का बेटा उम्र में आर्यन से थोड़ा बड़ा था, वही बेटी आर्यन की ही उम्र की थी। दरअसल रजित ने एक सैनिक को तेजी में सामंत की हवेली भेज दिया था आर्यन के आने की सूचना देने के लिए। जैसे ही सामंत के घरवालों को आर्यन के आने की सूचना मिली, सब तैयारी में लग गए थे। आज पहली बार सब आर्यन से मिलने वाले थे। सभी खुश के साथ साथ चिंतित थे कि कहीं युवराज के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। हवेली पहुंचते ही आर्यन अपने घोड़े से उतरकर उप सेनानायक की ओर देखता है और बोला, तत्काल इन तीनों को यहाँ के कैदखाने में डाल दो। जब हम यहाँ से निकल गए तो हम इसे निकाल ले जाएंगे। आर्यन की बात सुनकर उप सेनानायक सहमति में सिर हिलाता है और रजित की तरफ देखता है। रजित उसके नज़र को समझ जाता है और अपने एक सैनिक को बोलता है, उपसेनानायक को कैद खाने की तरफ ले जाओ। उपसेनानायक को आदेश देने के बाद आर्यन हवेली के द्वार की तरफ चल पड़ता है। उसके आगे आगे रजित रास्ता दिखाते हुए चल रहा था। कुछ ही समय में आर्यन हवेली के द्वार पर पहुंच गया, जहां सामंत की पत्नी लता आर्यन के स्वागत में खड़ी थी। आर्यन जैसे ही लता के समीप पहुंचता है, रजित लता का परिचय देते हुए बोला, युवराज ये है सामंत विराज की पत्नी लता। अपने सामने खड़ी औरत का परिचय जानने के बाद आर्यन अपने दोनों हाथ जोड़कर लता को प्रणाम करता है। लता का परिचय देने के बाद रजित सामंत के बेटा और बेटी की तरफ देखता है, बोलता है, युवराज ये है सामंत विराज के बेटे किशोर और है उनकी बेटी किशोरी। रजित से अपने उम्र की लड़की और अपने थोड़े बड़े उम्र की लड़के और अपनी उम्र की लड़की को एक पल देखता है, जो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। ये देखकर आर्यन भी अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। सभी के परिचय होने के बाद सामंत की पत्नी लता आर्यन से बोली, युवराज आपका स्वागत है कुसुमगढ़ क्षेत्र में, अंदर आइए। जी चलिए। इतना बोलकर आर्यन सामंत की पत्नी की पीछे पीछे चल पड़ता है। आर्यन के पीछे पीछे आर्यन के चारों साथी भी पीछे पीछे आ रहे थे। हवेली के अंदर आर्यन जहां से गुजरता हवेली के सेवक सिर झुकाए खड़े थे और आर्यन के पीछे आर्यन के साथियों के अलावा कई और आदमी और औरत उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ये सब वो लोग थे जो कुसुमगढ़ के उच्चाधिकारी और उनकी पत्नी, बेटा और बेटियां थी। सभी आर्यन के स्वागत में आए थे। सामंत की पत्नी आर्यन को सीधे सभा में ले जाती है। सभा में पहुंचकर लता आर्यन को सामंत की जगह पर बैठने के लिए बोलती है। लता की बात सुनकर आर्यन बोला, ये सामंत विराज का स्था न है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मैं इस दूसरे स्था न पर बैठ जाता हूँ। इतना बोलकर आर्यन दूसरे स्था न पर बैठ जाता है और उसके पीछे पीछे जो लोग आ रहे थे वो बगल के स्था न पर बैठ जाते हैं। आर्यन के साथी भी आर्यन के बगल के स्था नो पर बैठ जाते हैं। आर्यन के बैठने के बाद कुछ दासियां वहां कुछ पीने के लाती है और सीधे आर्यन के पास पहुंच जाती है। जैसे ही दासी आर्यन के पास पहुंचती है, सामंत की बेटी जो अपनी मां के साथ खड़ी थी, वो अपनी मां के कहने पर दासी जो चीज पीने के लिए लाई थी उसे एक ग्लास में डालकर आर्यन को बड़े सम्मान से देती है और आर्यन भी सम्मान के साथ किशोरी से ग्लास ले लेता है और पीने लगता है। आर्यन जो पी रहा था वो बहुत स्वादिष्ट था। एक घुट पीने के बाद आर्यन बोला, स्वादिष्ट है ये जूस। जब लता ने देखा कि आर्यन को जूस पसंद आया तो वो बोली, धन्यवाद युवराज, ये जूस अपने बगान के फल की है। आर्यन को जूस देने के बाद दासी बाकी सबको भी जूस देती है। सब बड़े आराम से जूस पीते हैं। आर्यन जूस पी रहा था, तभी वहां उप सेनानायक आता है। उसे देखकर आर्यन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम हस्ती गांव जाओ और देखो कि वहां क्या हो रहा है। अगर मामला संगीन हो तो सामंत विराज की मदद करो और गांव वालों को बता देना कि मैंने एक मौका दिया है तो उसका फायदा उठाए। अगर उन लोगों ने फिर से लूटपाट मचाया तो अगली बार मौका नहीं मौत दूंगा, लेकिन सब कुछ शांत हो तो उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शांति से सब कुछ देखना। आर्यन की बात सुनकर उपसेनानायक सहमति में सिर हिलाता है और सिर झुकाता है और सभा से निकल जाता है। उपसेनानायक के जाने के बाद कुछ देर तक आर्यन सभा में ही बैठता है और सबसे बात करता है। उसके बाद आर्यन लता से कहता है, मैं कुछ समय आराम करूंगा। जी युवराज। इतना बोलकर लता अपनी बेटी किशोरी की तरफ देखती है और उससे कहती है, किशोरी युवराज को अतिथि कक्ष में ले जाओ। अपनी मां की बात सुनकर किशोरी आर्यन की तरफ देखती है और बोलती है, चलिए युवराज हमारे साथ, हम आपको कमरा दिखाते हैं। आखिर लता आर्यन के साथ किशोरी को क्यों भेज रही थी। एपिसोड 119। अपनी मां के कहने पर किशोरी आर्यन को अतिथि कक्ष की तरफ ले जाती है। ब्लैकी अपने अपने छोटे रूप में अब भी आर्यन के कंधे पर बैठा हुआ था। जो भी आर्यन को देखता एक ब्लैकी को जरूर देखता और उसके बारे में बात करता, क्योंकि एक तिलिस्मी जानवर को पालतू बनाकर रखना बहुत मुश्किल काम था। जब आर्यन सभा से जाने लगा तो धनंजय, कार्तिक, विराट और सुशर्मा भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। ये देखकर सामंत की पत्नी लता ने कहा, आप चारों मेरे बेटे किशोर के साथ जाइए, वो आपको आप सबका कमरा दिखा देगा। लता की बात सुनकर चारों मुस्कुराते हुए सहमत हुए और किशोर से साथ चल दिए।
आर्यन किशोरी के साथ अलग दिशा पर चल दिया। कक्ष की तरफ जाते वक्त किशोरी आर्यन से बोली, युवराज इतने सालों तक आप कहाँ थे कि किसी को पता नहीं चला कि आप जिंदा है। किशोरी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं एक खास जगह पर था, ऐसा कह सकते हैं, एक अलग दुनिया में था। आर्यन ने सीधे सीधे नहीं बताया कि वो कहाँ था। आर्यन का जवाब सुनने के बाद किशोरी फिर से बोली, युवराज आप किस स्तर के योद्धा है? मैं आपके योद्धा स्तर को नहीं देख पा रही हूँ, मैं नरक शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर का योद्धा हूँ, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन का जवाब सुनकर किशोरी ने आश्चर्य में आर्यन को देखी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन अपने से शक्तिशाली योद्धा को हरा चुका था, वो भी एक साथ कई योद्धाओं को। किशोरी को शौक की अवस्था में देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ किशोरी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? आर्यन की आवाज सुनकर किशोरी होश में आए और बोली, नहीं युवराज, कुछ नहीं लगा, वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आपने अपने से शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया, वो भी एक साथ कईयों को। किशोरी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, किशोरी, एक योद्धा शक्तिशाली अपने युद्ध स्तर से नहीं, अपने मनोबल से होता है। अगर किसी योद्धा का मनोबल टूट जाए तो वो अपने से कमजोर योद्धा से भी हार सकता है। आर्यन की बात सुनकर किशोरी कुछ सोचते हुए बोली, तो क्या युवराज आपने इस तिलस्मी जानवर को पालतू अपने मनोबल से बनाया है? किशोरी की बात सुनकर आर्यन ब्लैकी की तरफ देखा, जो किशोरी को ही देख रहा था। आर्यन ब्लैकी को सहलाते हुए बोला, इसका नाम ब्लैकी है, मैंने इसे पालतू नहीं बनाया है, ये मेरे साथ अपनी मर्जी से रहता है, ये मेरा दोस्त है, जहां मैं पहले रहता था वहीं से लाया हूं, मैंने इस पर कभी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे ही बात करते करते दोनों कमरे के पास पहुंच गए। कमरे के अंदर जाने के बाद किशोरी ने कहा, युवराज आप कुछ समय आराम कीजिए, उसके बाद मैं आपको नगर घुमाने ले चलूंगी और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर किशोरी ने अपना सिर झुकाया और कमरे से निकल गई। किशोरी के जाने के बाद ब्लैकी आर्यन के कंधे से उतरा और थोड़ा से बड़ा हो गया। उसके बाद ब्लैकी आर्यन से बोला, आर्यन मेरे दोस्त, मुझे लगता है इस किशोरी की माँ लता तुम्हारे साथ किशोरी की सेटिंग करवाना चाहती है। क्या कुछ भी बोल रहे हो ब्लैकी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू की बातें सोच रहे हो, आर्यन मुस्कुराते हुआ बोला और बिस्तर पर लेट गया। अकेले अपनी बेटी को क्यों भेजती तुम्हारे साथ? आर्यन को बिस्तर पर लेटते देखकर ब्लैकी भी बिस्तर पर चढ़ गया और बोला, तुम समझ नहीं रहे हो आर्यन, अगर ऐसा नहीं होता तो वो। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन बोला, एक बात बता, अगर ऐसा है भी तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? एक सेकंड, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई बिल्ली नहीं मिल रही है इसलिए तुम मुझसे जल रहे हो कि कोई लड़की मुझे भाव दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। इतना बोलकर ब्लैकी आर्यन के बगल में लेट गया और सोने की एक्टिंग करने लगा। ब्लैकी की एक्टिंग देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, अच्छा एक बात बताओ, हवेली जाना है? नहीं अभी नहीं, अभी मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, ब्लैकी बोला। एक तरफ आर्यन ब्लैकी से बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सामंत की पत्नी लता अपने कमरे में किशोर और किशोरी के साथ बैठी थी। लता किशोरी से बोली, तो लता युवराज व्यवहार से कैसे है? तुमने अकेले में बात तो की होगी। माँ युवराज आर्यन राजपरिवार के बाकी राजकुमारों से स्वभाव में बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ इंद्रेश, अमरेंद्र और बाकी भाई सभी जब हमसे बात करते थे तो वो राजकुमार होने का रौब दिखाते थे, लेकिन युवराज आर्यन बिल्कुल अलग है। इनमें युवराज होने का कोई घमंड नहीं है। वो तो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं किसी सामंत की बेटी नहीं हूँ बल्कि किसी बड़े राजपरिवार की बेटी हूँ, किशोरी ने कहा। किशोरी की बात सुनने के बाद लता अपने बेटे से बोली, किशोर क्या तुम्हें कुछ पता चला उन लड़कों से? माँ वो जो 4 लड़के हैं उनमें से एक धनंजय राज्य के सेनापति धर्मवीर जी का बेटा है, वही दूसरा कार्तिक महामंत्री का बेटा और बाकी बचे दोनों इन दोनों के मित्र है। किशोर बोला, सेनापति और महामंत्री का बेटा, क्या उन्होंने युवराज के बारे में कुछ बताया है? लता बोली, नहीं माँ, उन्होंने कहा कि जब सभी को युवराज के बारे में पता चला था तभी उन्हें भी पता चला था, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि युवराज अहंकारी नहीं है, वो सभी से बड़े अच्छे से बात करते हैं। किशोर ने कहा, अगर युवराज अहंकारी नहीं है तो ये अच्छा है। किशोरी तुम युवराज को खुश करने की कोशिश करो, अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम भविष्य में इस राज्य की महारानी बन सकती हो, लता ने कहा। अपनी माँ की बात सुनकर किशोरी बोली, माँ क्या युवराज जैसा शक्तिशाली पुरुष मुझ जैसी कमजोर लड़की से प्रेम करेंगे? वैसे भी कुछ ही दिनों में युवराज यहाँ से निकल जाएंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर लता किशोरी को समझाते हुए बोली, किशोरी एक पुरुष किसी लड़की की शक्ति पर मोहित नहीं होता है, वो उसकी खूबसूरती पर मोहित होता है, और तुम खूबसूरती में किसी से कम थोड़े ही हो। लेकिन माँ मुझे नहीं लगता युवराज आर्यन खूबसूरती पर मोहित होने वालों में से है, किशोरी ने कहा। एक तरफ आर्यन को प्रेमजाल में फंसाने की योजना बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में आर्यन के सफल होने की सूचना पहुंच चुकी थी। आर्यन के शक्ति प्रदर्शन से पूरी राजधानी खुश थी। राज्यसभा में सभी सभासद आर्यन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो आर्यन के हारने की कामना कर रहे थे, वो उदास थे। एक सभासद बोला जो हरेंद्र का पक्षधर था,
महाराज युवराज ने जो शक्ति प्रदर्शन किया पुशांग गांव में वो ठीक था, लेकिन उन्होंने बाकी लुटेरों को छोड़ कैसे दिया? उन्हें तो सभी लुटेरों को राजधानी लाना चाहिए था ताकि आप उन्हें सजा दे सके। उस सभासद की बात को कुछ और सभासद ने समर्थन किया। उन सभी की बात सुनकर महाराज हर्ष बोले, आर्यन ने जो भी किया है सब मेरे आदेश के अनुसार ही किया है। मैंने उसे आदेश दिया था कि लुटेरों को पकड़ने के बाद वो कोई भी निर्णय ले सकता है, या तो उन लुटेरों को मार सकता है या उन्हें राजधानी ला सकता है। मुझे गर्व है अपने युवराज पर कि उसने जो भी फैसला लिया है वो सही फैसला था। अगर आपने आदेश दिया है तब तो ठीक है, सभासद ने कहा, लेकिन महाराज युवराज को उन्हें आज़ाद नहीं करना चाहिए थे। हो सकता है भविष्य में वो फिर से लूटपाट शुरू कर दे। हरि राठौर बोले, युवराज ने ये फैसला क्यों लिया ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। हरि महाराज हर्ष ने कहा। एक तरफ राजधानी में आर्यन के बारे में बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आर्यन ब्लैकी के साथ सोया हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे आर्यन और ब्लैकी की नींद खुल गई। जब आर्यन ने अपने आसपास देखा तो कमरे में रोशनी थी। आर्यन रात में सोया तो सीधे सुबह उठा। आर्यन अपने आंखों के मलते हुए बोला, आ जाओ अंदर। आर्यन के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुला और किशोरी अंदर आई, जिसे देखकर आर्यन बोला, तुम इतनी सुबह यहाँ? कोई काम था? नहीं युवराज, कोई काम नहीं था। वो सुबह के नाश्ते के वक्त हो गया है, इसलिए आप स्नान कर लीजिए, आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। किशोरी बोली, ठीक है, मैं स्नान कर लेता हूँ। इतना बोलकर आर्यन बिस्तर से नीचे उतरकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोला, किशोरी क्या ब्लैकी के खाने के लिए कुछ है? ब्लैकी के लिए क्या चाहिए? किशोरी बोली। किशोरी की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ब्लैकी बोला, मुझे दूध या कच्चा मांस चाहिए। ब्लैकी को बोलते देखकर किशोरी के होश उड़े हुए थे। वो तो एकटक ब्लैकी को देखे जा रही थी। किशोरी की हालात को देखकर आर्यन उसे होश में लाते हुए बोला, किशोरी क्या हुआ तुम्हें? आर्यन की आवाज सुनकर किशोरी चरण होश में आ जाती है और डरते हुए बोली, युवराज आपका ये ब्लैकी इंसानों की तरह बात भी करता है। हाँ, इसमें है रान होने वाली क्या बात है? सभी शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर किशोरी ने कहा, मैंने सुना तो था कि 7वें और 7वें स्तर के ऊपर के तिलिस्मी जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, लेकिन देख पहली बार रही हूँ। लगता आसपास के जंगलों में शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर नहीं मिलते हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, यहाँ के जंगलों में केवल 3रे स्तर के तिलिस्मी जानवर मिलते हैं। किशोरी ने कहा, आज तो देख लिया, अब इसके खाने का इंतजाम करो, नहीं तो मालूम नहीं ये क्या क्या खा जाएगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ, आप स्नान कर लीजिए। इतना बोलकर किशोरी ने एक बार ब्लैकी को देखा, उसके बाद वो कमरे से तेजी में निकल गई। कमरे से जाते वक्त उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किशोरी आर्यन के कमरे से निकलकर सीधे अपनी माँ के पास गई। किशोरी की माँ रसोई में खाना बनवा रही थी। वो खुद से सब कुछ पर नजर रखे हुए थी। तभी उनकी नजर किशोरी के पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ी और बोली, क्या हुआ किशोरी? क्या युवराज किसी वजह से नाराज हो गए हैं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। किशोरी ने कहा, तो क्या है? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? लता ने कहा, माँ वो युवराज के पास जो तिलिस्मी जानवर है न, वो 7वें स्तर का तिलिस्मी जानवर है। वो इंसानों की तरह बात करता है। किशोरी डरते हुए बोली। किशोरी की बात सुनकर रसोई में काम कर रही सभी दासियां एक साथ किशोरी को देखने लगी। वही किशोरी की बात सुनकर लता बोली, ये तुम क्या बोल रही हो किशोरी? कोई इतने शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर को पालतू कैसे बना सकता है? नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। युवराज ने भी स्वीकार किया है कि उनका तिलिस्मी जानवर 7वें स्तर का है। और तो और माँ, उस तिलिस्मी जानवर ने अपने खाने की फरमाई खुद की है, दूध या कच्चा मांस। किशोरी ने कहा, ठीक है, तुम दूध और कच्चे मांस दोनों का इंतजाम कर लो, आखिर वो युवराज का पालतू है। लता ने कहा, ठीक है माँ, मैं करती हूँ इंतजाम। कुछ देर बाद आप किसी को भेजकर युवराज को बुलवा लीजिएगा नाश्ते के लिए। इतना बोलकर किशोरी रसोई से चली गई। वही दूसरी ओर आर्यन स्नान करके कपड़े पहन चुका था और अपने बाल को ठीक कर रहा था। उसके बगल में बिस्तर पर ब्लैकी बैठा हुआ था। आर्यन को देखते हुए ब्लैकी बोला, आर्यन, मुझे नहीं लगा था कि किसी तिलिस्मी जानवर को बात करते देखना इतना डरावना होगा। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, सब के लिए तो नहीं, लेकिन जिसने पहली बार सुनी हो वो तो डरेंगे ही, इसलिए भविष्य में सोच समझकर बोलना, नहीं तो किसी की मौत हो सकती है। दिल का दौरा पड़ने से महिला होकर भी नहीं बचा पाऊंगा। क्या लता की योजना सफल होगी? एपिसोड 120। आर्यन ब्लैकी से बात कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर किसी का दस्तक हुआ। आर्यन ने कहा, अंदर आ जाओ। आर्यन के इतना कहते ही दरवाजा खुला और धनंजय, कार्तिक, विराट और सुशर्मा अंदर आया। उसे अंदर आते देखकर आर्यन बोला, क्या हाल है तुम सबका? ठीक है युवराज, आप बताइए किशोरी के साथ कैसा समय बिता? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन बोला, क्या मतलब तुम्हारा? आर्यन की बात सुनकर कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ब्लैकी ने कहा, वो वही कहना चाहता है
जो मैंने कहा था। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम सब जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई खास बातें नहीं की है। आर्यन की सफाई सुनकर चारों लड़के हंसने लगे। सभी को हंसते देखकर आर्यन बोला, अब हंसना बंद करो और ये बताओ कि हस्ती गांव से कोई संदेश आया है। जी युवराज, सामंत विराज ने संदेश भेजा है कि हस्ती गांव में सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ लूटे हुए सामान शेर सिंह के घर में मिला है। धनंजय ने कहा, और कोई खास जानकारी है? आर्यन ने कहा, नहीं युवराज, बस यही जानकारी आई है। धनंजय ने कहा, सभी बात कर ही रहे थे तभी किसी ने दरवाजा फिर से खटखटाया, जिसे सुनकर आर्यन बोला, अंदर आ जाओ। आर्यन ने इतना कहते ही दरवाजा खुला और दासी अंदर आई और बोली, युवराज सुबह का नाश्ता लग चुका है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन के इतना कहते ही वो दासी चली गई। उस दासी के जाने के बाद आर्यन बोला, चलो हम भी चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन दरवाजे की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे ब्लैकी और बाकी लड़के भी दरवाजे की तरफ जाने लगे। जब वो सभी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो दासी आर्यन को नाश्ता करने के लिए बुलाने आई थी वो अभी वही खड़ी थी। आर्यन को देखते ही वो दासी बोली, मेरे साथ आइए युवराज, इस तरफ। इतना बोलकर वो दासी आर्यन को रास्ता दिखाने लगी और आर्यन उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ ही समय में आर्यन खाने की जगह पर पहुंच गया। वहां पर लता, किशोरी और कुछ दासियां नाश्ता खाने की टेबल पर रख रही थी। जब उन लोगों ने आर्यन को देखा तो उन सब ने आर्यन का स्वागत किया। कुछ देर तक नाश्ता करने के बाद आर्यन नगर घूमने निकल गया। उसके साथ उसके सहयोगी और किशोर और किशोरी में गए। ब्लैकी ने फिर से अपना आकर छोटा करके आर्यन के कंधे पर बैठ गया था। नगर के बाजार में काफी हलचल थी, सभी दुकान खुली हुई थी। आर्यन के कुछ हथियार देखे लेकिन उसे कोई हथियार नहीं पसंद आया। फिर भी आर्यन ने एक धनुष और एक तलवार खरीद लिया ताकि जब वो लौटे तो अपने भाई को ये दे सके। कुछ देर घूमने के बाद आर्यन के सहयोगी आर्यन और किशोरी को अकेला छोड़कर किशोर के साथ कुछ और देखने चले गए। अब आर्यन और किशोरी अकेले थे, दोनों बहुत करीब चल रहे थे। कभी कभी दोनों के हाथ टकरा जाते थे लेकिन इससे आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही किशोरी, जब भी आर्यन का हाथ किशोरी के हाथ से टकराता वो एक बार आर्यन की तरफ देखती जरूर थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। आर्यन और किशोरी बाजार में घूम ही रहे थे तभी वहां लड़कों का एक ग्रुप वहां आया और ग्रुप में आगे चल रहे लड़के ने बोला, किशोरी ये किस नमूने के साथ घूम रही हो? आर्यन के लिए नमूना शब्द सुनकर किशोरी को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोली, जुबान संभाल के विक्रम, ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा बोल दो जिसे बाद तुम बोलने लायक न रहो। ग्रुप में आगे चल रहे लड़के का नाम विक्रम था। वो कुसुम्बर क्षेत्र में दूसरा सबसे ताकतवर परिवार का वारिस था। ऐसा कह सकते हैं कि वो कुएं का मेढक था जिसकी दुनिया कुएं भर ही थी। किशोरी के गुस्से के लाल चेहरे को देखकर विक्रम बोला, किशोरी तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, वो भी इस नमूने के लिए? बार बार अपने लिए नमूना शब्द सुनकर आर्यन को गुस्सा आ गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाकर विक्रम को एक थप्पड़ लगा दिया। जैसे ही विक्रम को थप्पड़ लगा उसका पूरा कान झन्ना गया, उसे चक्कर आने लगे। विक्रम ने खुद को किसी तरह संभाला और बोला, ये लड़के तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे जानने की जरूरत नहीं कि तू कौन है। आर्यन बेरुखी से बोला। आर्यन की बात सुनकर विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम सब, जल्दी से सब मिलकर इस पर हमला करो। विक्रम की बात सुनकर उसके दोस्त आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर भी आर्यन और किशोरी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। किशोरी पहले ही आर्यन की शक्ति में बारे से सुन चुकी थी, वही आर्यन के लिए इन लड़कों की ताकत कोई मायने नहीं रखती थी। जैसे ही वो लड़के आर्यन के करीब आए, आर्यन ने विक्रम की तरह ही उन लड़कों को एक एक थप्पड़ लगा दिया। आर्यन का थप्पड़ जैसे ही लड़कों के गाल पर पड़ा, उनके गालों पर आर्यन के उंगलियों के निशान पड़ गए। कुछ चक्कर खाकर बेहोश हो गए, किसी का सर अब भी घूम रहा था। अपने दोस्तों की हालत देखकर विक्रम डर गया लेकिन उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया क्योंकि आर्यन और विक्रम की ये लड़ाई बाजार में घूम रहे लोग देख रहे थे। कुछ ही समय में लड़ाई देखने वालों की भीड़ लग गई थी क्योंकि वहां उपस्थित ज्यादातर लोग किशोरी और विक्रम को जानते थे। अपने डर को छुपाते हुए विक्रम आर्यन से बोला, अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ लेकिन तुमसे बदला लेकर रहूंगा, सामंत विराज भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इतना बोलकर विक्रम अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। वही जो लोग लड़ाई देख रहे थे उनमें से एक आदमी ने आर्यन को पहचान लिया और वो बोला, अरे ये तो युवराज आर्यन है जिन्होंने लुटेरों का सफाया किया था। जैसे ही सबको आर्यन की पहचान का पता चला, सब आर्यन को झुककर प्रणाम करने लगे। वहां पर भीड़ लग चुकी थी, सब आर्यन को एक बार देखना चाहते थे। आर्यन को जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा था। आर्यन खुद को इस वक्त लाचार महसूस कर रहा था। कुछ सोचने के बाद आर्यन ने किशोरी के हाथ पकड़ा और एक छलांग के साथ हवा में उड़ गया। उसके पंख निकल आए थे जिसे देखकर लोग शौक हो गए लेकिन सबके शौक को नजरअंदाज करते हुए आर्यन तेजी में उड़ते हुए बाजार से बाहर निकल आया। बाजार से बाहर आते ही आर्यन ने एक सुनसान जगह देखा और नीचे उतर गया। एक तरफ आर्यन और किशोरी तेजी में हवेली की तरफ जा रहे थे, वही दूसरी तरफ एक हवेली में जो सामंत की हवेली के समान ही आलीशान था। उस हवेली के एक कमरे में विक्रम एक आदमी के सामने खड़ा था जो उसके पिता थे। विक्रम के पिता के बगल में उसकी माँ भी बैठी थी।
विक्रम अपने पिता से बोला, पिताजी आज बाजार में एक लड़के ने मुझे बहुत पीटा, देखिए मेरे गाल किस तरह से लाल है। विक्रम ने इतना कहा ही था, तभी उस कमरे में एक आदमी आया और उसके विक्रम के पिता के कान में कुछ कहा। उस आदमी की बात सुनकर विक्रम के पिता के चेहरे पर डर का भाव दिखने लगा। वो उठे और विक्रम को एक थप्पड़ लगा दिया, जिसे देखकर विक्रम की मां को संभालते हुए विक्रम के पिता से बोली, कहीं से मार खाकर आया है और आप उस लड़के को मारने के बजाय मेरे बेटे को मार रहे हैं। विक्रम की मां की बात सुनकर विक्रम के पिता गुस्से में बोले, तुम जानती भी हो तुम्हारे बेटे ने किससे लड़ाई की है? किससे? विक्रम की मां बोली, युवराज आर्यन से। इसने युवराज आर्यन से लड़ाई की है, वो भी बगैर किसी बात के। विक्रम के पिता गुस्से में बोले। अपने पिता की बात सुनकर विक्रम अंदर तक कांप गया। उसने भी आर्यन की शक्ति के बारे में सुन रखा था। वही विक्रम की मां भी गुस्से में आ गई थी और वो बोली, क्या तुम इंसान को पहचानते भी नहीं और उससे लड़ने लगते हो? अगर युवराज को गुस्सा आ गया होता तो ये नालायक आज जिंदा नहीं होता। वो तो अच्छा है कि इसे सिर्फ थप्पड़ पड़ी। अभी सामंत की हवेली जाओ और युवराज से माफी मांगो। अगर युवराज ने माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आपस घर मत आना, विक्रम के पिता ने गुस्से में कहा। अपने पिता की बात सुनकर और उनकी लाल हो चुकी आंख को देखकर विक्रम डर गया और वो कमरे से बाहर निकल गया और वो सामंत की हवेली की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ सामंत की हवेली में आर्यन अपने कमरे में बैठा ध्यान कर रहा था। तभी वहां किशोरी आई और बोली, युवराज कोई आपसे मिलने आया है। किशोरी की आवाज सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें खोली और बोला, कौन है? विक्रम। किशोरी ने एक शब्द में जवाब दिया। विक्रम का नाम सुनते ही आर्यन के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान ने ले ली। आर्यन मुस्कुराते हुआ बोला, क्या वो फिर से थप्पड़ खाने आया है? नहीं युवराज, उसे आपके बारे में मालूम चल गया है, इसलिए माफी मांगने आया है, किशोरी ने कहा। किशोरी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, जाओ उसे बोलो कि मैंने उसे माफ कर दिया और एक बात मैं ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए जब तक कोई जरूरी काम या तुम्हारे पिता नहीं आ जाते मुझे परेशान मत करना। आर्यन की बात सुनकर किशोरी सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, जी युवराज, मैं आपका आदेश सबको सुना दूंगी। इतना बोलकर किशोरी आर्यन के कमरे से निकल गई और आर्यन फिर से ध्यान में बैठ गया। दूसरी तरफ किशोरी हवेली के बाहर आई जहां विक्रम खड़ा था। किशोरी विक्रम से बोली, युवराज ने कहा है उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन वो इस वक्त बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो ध्यान कर रहे हैं, इसलिए तुम अब जाओ। किशोरी की बात सुनकर विक्रम ने राहत की सांस ली और बोला, युवराज को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। इतना बोलकर विक्रम वहां से चल गया और किशोरी भी मुस्कुराते हुए हवेली के अंदर चली गई। वहीं दूसरी ओर आर्यन ध्यान में चला गया था। उसके शरीर से सप्तरंगी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। लगभग 2 घंटे ध्यान में रहने के बाद आर्यन का ध्यान टूटा एक आवाज की वजह से, जो किसी के आने की वजह से हुई थी। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो सामने सामंत विराज खड़े थे। विराज के साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य वहां खड़े थे। उन सब के साथ आर्यन के साथी भी खड़े थे। उन सबको देखकर आर्यन बोला, आप सब एक साथ यहाँ, कुछ हुआ है क्या? पूर्ण विराम। आर्यन की बात सुनकर सामंत विराज ने कहा, नहीं युवराज, कुछ खास नहीं, वो आपके कमरे से तेज प्रकाश निकल रहा था तो हम सब घबरा गए थे, इसलिए जल्दी में आ गए। कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे आप बताइए, हस्ती गांव में सब कुछ ठीक हो गया या कुछ बाकी है? आर्यन ने सामंत विराज से पूछा। नहीं युवराज, वहाँ कुछ भी बाकी नहीं है। वहाँ का नया मुखिया भी चुन लिया गया है और मुखिया के यहाँ से मिले धन में से आधे आपके आदेशानुसार बांट दिया गया है और बाकी यहाँ ले आया गया है। सामंत विराज ने कहा, ठीक है, तो जो धन बचा है उन धनों को उन 6 गांव के विकास में लगा दीजिएगा, मैं शाही आदेश भिजवा दूंगा। आर्यन ने कहा, जो आदेश युवराज, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। सामंत विराज ने कहा, वैसे कितना धन बचा है? अभी आर्यन ने पूछा। युवराज, करीब 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, कुछ हथियार और कुछ जरूरी सामान है जो कीमती है, सामंत विराज ने जवाब दिया। और मुखिया की संपत्ति, क्या उसके परिवार में कोई और है जो संपत्ति संभाल सके? आर्यन ने पूछा। आखिर आर्यन सामंत पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? क्या आर्यन की कोई योजना है जो गुप्त है? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।